हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए फ्रेंड्स, आज हमें 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का यूनिट नंबर 1 कौन सा है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ए यूनिट आज हमें स्टार्ट करना है। ए यूनिट स्टार्ट करने से पहले देखिए, इस यूनिट में हमें 4 चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है। सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, फिर उसके बाद है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद है प्लांट किंगडम और फिर जो लास्ट चैप्टर है एनिमल किंगडम। ये 4 चैप्टर्स की पढ़ाई हमें इस यूनिट में करनी है। आज जो चैप्टर हम देखने वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ यूनिट 1 डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड के अंडर कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, तो उसको देख लेते, फिर हम जाएंगे चैप्टर स्टार्ट करने। देखिए देखिए यहाँ पर है ना, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। देखिए, पहले हमें डेफिनेशन दी गई है कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी एक साइंस है जो किसके बारे में डील करता है, लाइफ फॉर्म्स के बारे में, और जो लाइफ फॉर्म्स है उनमें जो प्रोसेसेस कैरी आउट होती है उनके बारे में बायोलॉजी डील करता है। और जो प्रोसेसेस लिविंग फॉर्म्स में होती है उनको लिविंग प्रोसेसेस ऐसा कहा जाता है। लिविंग वर्ल्ड कंप्राइज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग वर्ल्ड में बहुत डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स को लेके। अर्ली मैन could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. ओके, जो अर्ली मैन था ना, अर्ली स्टेज का ह्यूमन, वो इजीली डिटरमाइन कर सकता था कि इनएनिमेट थिंग्स कौन सी है, इनएनिमेट कौन सी है या और फिर एनिमेट कौन सी है। देखिए, इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमेट मतलब लिविंग लिविंग मैटर, यहाँ नॉन लिविंग मैटर। उसने इजीली डिफाइन कर सकता था उस टाइम में कि इनएनिमेट क्या है और एनिमेट क्या है। देखिए, अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, विंड, सी, फायर। देखिए, उसने कुछ डिफाइन किया था, विंड है, सी है, फायर है, एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स। A common feature of all such forms of inanimate and animate object was the sense of awe or fear that they evoke. जो कौन फीचर था सबका, इनएनिमेट और एनिमेट का, जो उनको सेंस होता था फियर का, और वो इससे इवोक होते थे। इससे उन्होंने डिफाइन किया था कि वो इनएनिमेट है या फिर एनिमेट है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। देखिए, ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत देर से चालू हुआ था डिस्क्रिप्शन किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिस्क्रिप्शन, और इंक्लूडिंग ह्यूमंस का। देखिए, societies which indulge in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. देखिए, कुछ ऐसी सोसाइटीज थी जो कि बायोलॉजी को कैसे पढ़ना चाहती थी, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से, मतलब प्योर एंसेस्ट्रल व्यू से पढ़ना चाहती थी। वो इतनी प्रोग्रेस हासिल नहीं कर पाए। सिस्टमेटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म स्प्राउटिंग आउट ऑफ नेसेसिटी। देखिए, कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द की टू इन्वेंशन। जो सिस्टमेटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन था लाइफ फॉर्म्स का, वो किसके वजह से आया, उसकी जरूरत उस वक्त थी, इसकी वजह से सिस्टमेटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन हुआ था लाइफ फॉर्म्स का। Detailed system of identification, nomenclature and classification. The digest spin of such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically. जो इसमें बहुत significant step था सच इन सब की पढ़ाई में, वो कौन सा था कि ये जो सब ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये एक दूसरे से एक पर्टिकुलर टाइप की सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं। ये था that all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आज तक प्लैनेट अर्थ पर जो भी एनिमल्स होकर गए या फिर प्रेजेंट है, वो सब एक दूसरे से किसी ना किसी एस्पेक्ट्स में एक दूसरे से रिलेटेड है। वो कहना चाहते हैं यहाँ पर। देखिए, was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. In the following chapters of this unit you will get description including किसका डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन देखेंगे सेकंड चैप्टर में, किसका, एनिमल्स का, प्लांट्स का, फ्रॉम टैक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव। एक टैक्सोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से हम इस यूनिट की पढ़ाई करने वाले। देखिए, अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, महान साइंटिस्ट है, उनके बारे में कुछ परिचय दिया गया है। परिचय देख लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करें। देखिए, जो साइंटिस्ट है उनका नाम है अर्नेस्ट मेयर जी। उनका जन्म 5 जुलाई 1904 को हुआ था केम्पटन, जर्मनी में। अर्नेस्ट मेयर था नाम का। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज बीन कॉल्ड
देखिए, who has been called the Darwin of 20th century, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट है यहाँ पर। was one of the 100 greatest scientists of all time। देखिए, Mayer joined Harvard Faculty of Arts and Sciences in 1953, retired in 1975, assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. Throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology। इन सब फील्ड में उन्होंने काम किया था। He also single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that it is today। He also pioneered the currently accepted definition of biological species। Mayer was awarded the 3 prizes widely regarded as the Triple Crown of Biology। देखिए, जो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी है, द बाल्जन प्राइज 1983, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड द क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है इस पैसेज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अर्नेस्ट मेयर है उनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता था। फिर उनको ट्रिपल क्राउन बायोलॉजी अवार्ड मिला था, उसमें फर्स्ट प्राइज था बाल्जन प्राइज 1983, फिर उसके बाद था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 एंड द क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999। ये पॉइंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये पॉइंट भी, ये जो अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस है, एक टाइटल था उनको, अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। सो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं कि हु इज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। सो अर्नेस्ट मेयर ये थे 20th सेंचुरी डार्विन उन्हें कहा जाता था। सो देखिए, हमने यहाँ पर तो देख लिया कि साइंटिस्ट कौन है अर्नेस्ट मेयर। फिर हम आज अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर कौन सा है हमारा, पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, पहला चैप्टर है। तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से पॉइंट्स की पढ़ाई करनी है, मुद्दों की पढ़ाई करनी है। देखिए, पहले है व्हाट इज द लिविंग, लिविंग का मतलब क्या है। फिर उसके बाद डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें कितनी प्रकार की डाइवर्सिटी है। फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है और फिर टैक्सोनॉमिकल एड्स है। देखिए स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। How wonderful is the living world! The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts हो गए, hot springs हो गए, leaves us speechless। देखिए, जो डाइवर्सिटी है इन केस ऑफ जियोग्राफी वो बहुत वास्ट है। दैट इज डिफरेंट रीजन्स है अर्थ पर प्रेजेंट। दैट इज कोल्ड माउंटेन्स हो गए, डेसिडस फॉरेस्ट हो गए, दैट इज अमेज़न रेन फॉरेस्ट हो गए, ओशंस हो गए, मतलब डेंस फॉरेस्ट से लेकर डेजर्ट्स तक, इससे डाइवर्सिटी प्रेजेंट है अर्थ पर। सो देखिए आगे देखेंगे, द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evokes the awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of a community, or even the molecular traffic inside a cell wall makes us deeply reflect on। देखिए, जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट समस्याएं उद्भव जो सामने आती है इन केस ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, सो उनके बीच जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होती है, उनके बीच का जो कोऑपरेशन होता है वो हो, या फिर पॉपुलेशन है एक स्मॉल कम्युनिटी के अंदर, और इन द सेंस एट इफ वी कंसीडर एट माइक्रो लेवल पर हम देखेंगे दैट इज मोलिकुलर ट्रैफिक, जो मोलिकुल्स की ट्रैफिक होती है इनसाइड अ सेल। देखिए, जो एक सेल है उसके बीच में जो मोलिकुल्स होते हैं उनकी जो ट्रैफिक होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो एक डीपली रिफ्लेक्शन देती है हमें। फिर इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गया पॉपुलेशन के अंदर, कि ये बताती है कि व्हाट इज द इंडेड ऑफ लाइफ, व्हाट इज द इंडेड ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में सोचने को मजबूर करती है। सो द क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इट। देखिए, ये जो क्वेश्चन है कौन सा, व्हाट इज द इंडेड लाइफ, इसके दो आंसर आ सकते हैं। द फर्स्ट इज the technical one, and the sixth answer to what living is as opposed to the non-living।
टेक्निकल वन हो सकता है कि नॉन लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस बताने के बारे में। एंड द सेकंड इज फिलोसॉफिकल वन, एक सेकंड फिलोसॉफिकल हो सकता है। एंड सिक्स द आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का पर्पस क्या है, इफ वी कंसिडर बाय फिलोसॉफिकल वे। एंड बाय टेक्निकल वे we can consider it by comparing two opposite things, that is non-living and living. So as scientists we shall not attempt answering the second question. As a scientist technical साइंस बैकग्राउंड से हम जो सेकंड क्वेश्चन है फिलोसॉफिकल उसका आंसर नहीं करेंगे। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग, हम लिविंग क्या है इस पर फोकस करेंगे। सो देखिए हमारा चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ, इसमें पहला पॉइंट है व्हाट इज लिविंग। देखिए when we try to define living we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms। देखिए हम जब भी डिफाइन करना चाहते हैं लिविंग को we conventionally मतलब साहजिक देने हमेशा देखते कि जो सामने हमें मैटर दिख रहा है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करे कि हम उससे डिटरमाइन कर सकेंगे कि सामने की जो वस्तु है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। देखिए यहाँ पर हमें कुछ दिया गया है कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, तो देखिए एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक रिस्पॉन्स आता है हमारे माइंड में, हम जब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट। ओके सो वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट भी कर सकते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इंटरैक्शन कर सकते हैं, इमरजेंस भी कर सकते हैं। सो एक फॉर एग्जांपल हम एक पर्टिकुलर मैटर को देख रहे हैं और हम उसको देखने के बाद हमको इस लग रहा है कि ये ग्रोथ कर इसकी ग्रोथ भी होती होगी, ये रिप्रोडक्शन भी करता होगा, इसको एक एबिलिटी है कि ये उसके इन्वायरमेंट को सेंस कर सकता है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चालू है, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, दूसरों के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। सो जिसमें एक कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो वो लिविंग है। देखेंगे आगे कि इसमें से भी कौन सी क्या कहते हैं डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। ओके सो देखिए आगे चलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। देखिए पहला कंसेप्ट हमें क्या दिया है कि ग्रोथ से क्या होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। देखिए एक मिनट, देखिए जो ग्रोथ है ना उसको ट्विन कैरेक्टर से मतलब दो कैरेक्टर से, दो कैरेक्टर्स कौन से देखिए इंक्रीज इन मास मतलब उसके मास में इंक्रीज होना, और फिर इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर। सो ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है, एक उसका मास बढ़ सकता है या फिर उसका जो नंबर है वो बढ़ सकता है। देखिए अपन दे यहाँ पर दिया है हमें कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। देखिए अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। देखिए मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है तो सेल डिवीजन से ग्रो होता है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। देखिए जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अप टू सर्टेन पीरियड होता है, अप टू सर्टेन पीरियड तक क्या होता है सेल डिवीजन, और इन केस ऑफ प्लांट थ्रू आउट लाइफ, जब तक उसकी डेथ नहीं होगी तब तक उसका सेल डिवीजन चलता रहेगा। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। देखिए अप टू सर्टेन एज तक होती है। देखिए हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस सेल्स। देखिए हमने देखा कि सर्टेन एज तक सेल डिवीजन स्टॉप होता है। ओके बट इफ टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होती है अगर वो लॉस्ट हो गई तो उनको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन फिर से हो सकता है।
Unicellular organisms grow by cell division. One can easily observe this in vitro culture by simply counting the numbers of cells under the microscope. In vitro मतलब artificial लैब में हम देख सकते हैं. In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. देखिए जो majority of higher plants है, हायर प्लांट्स और एनिमल्स, देखिए हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स है, उनमें जो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ है ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. देखिए अगर आप देखेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एग्जांपल अमीबा, उसके बॉडी टाइप है, देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उसमें अगर फ्यूजन होता है तो देखिए दो डॉटर सेल्स तैयार होती है, तो उसको हम ग्रोथ भी कह सकते हैं और उसको हम रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं. सो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है ना, सो उनके बारे में, लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये दो सेम इवेंट्स है इन केस ऑफ यूनिसेलुलर में. और जो मल्टीसेलुलर, सो उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिफरेंट पूरे सेपरेट इवेंट्स है. फॉर एग्जांपल देखिए अगर एक बच्चा है उसकी हाइट बढ़ रही है तो उसे हम ग्रोथ कहेंगे. और अगर एक बेबी का जन्म हो रहा है, मतलब चाइल्ड रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसे हम रिप्रोडक्शन मतलब पार्टुरेशन हो रहा है तो उसको हम रिप्रोडक्शन ऐसा कहेंगे. सो डिफरेंस है उसके अंदर. So remember that increase in body mass is considered as growth. Non-living objects also grow if we take increase in body mass as a criteria for growth. देखिए अगर हम ऐसा सोचेंगे कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, नहीं, हमने क्या देखा कि ग्रोथ के दो कैरेक्टर्स है. देखिए इंक्रीज इन मास और सेकंड है इंक्रीज इन नंबर. इंक्रीज इन नंबर, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स से हमने देखा कि नंबर बढ़ा तो भी ग्रोथ होगी और उसका मास बढ़ा तो भी ग्रोथ होगी. देखिए सो इस अकाउंट्स देखेंगे, जो देखिए पहली कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है. अगर हम पहली कंडीशन से चलेंगे कि इंक्रीज इन मास, देखिए जो नॉन लिविंग मैटर होता है, फॉर एग्जांपल एक पत्थर हो गया, स्टोन हो गया, देखिए ये स्टोन है, अगर इस पर मिट्टी की लेयर, जो मिट्टी की लेयर होती है ना, वो आके इसी बस गई, तो इसका जो स्टोन का जो पहले मास था उससे मास बढ़ा क्या मिट्टी का लेयर तैयार होने के बाद? हाँ जी, ऑफ कोर्स उसका जो मास है वो बढ़ेगा, मिट्टी का लेयर से चढ़ता चढ़ता जाएगा तो उसकी साइज भी चेंज हो गई, साइज बड़ी हो गई, उसका मास भी बढ़ गया, सो एक ग्रोथ हो गई. इस अकाउंट से देखेंगे इंक्रीज इन मास, बट इंक्रीज इन, यहाँ नंबर इंक्रीज हो रहा है क्या? नंबर इंक्रीज हो रहा है क्या? एक स्टोन था तो उसके दो स्टोन हो गए क्या? नहीं ना, सिर्फ उसका मास बढ़ गया. सो इफ वी कंसिडर growth as increase in mass, so then non-living objects also will also grow. पहले कंडीशन में देखेंगे कि इंक्रीज इन मास हमने कंडीशन लगाई तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करेंगे. ओके, सो उसका एक ड्रॉबैक हो गया. सो जो ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. और इंक्रीज इन नंबर मतलब सेल्स की नंबर बढ़ गई, सो ग्रोथ हो गई. सो इसके ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बन सकता लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये बताने के लिए कि हाँ तू ये एक कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है तो तू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग मैटर है, ऐसा नहीं बता सकते. देखिए माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो. जो माउंटेन्स होते हैं उस पर भी ऐसे मिट्टी का थर जमा हो गया तो उसकी भी ग्रोथ हो सकती है. However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the living surface. देखिए उसके लिए साइंटिफिक वर्ड क्या है? Accumulation of, देखिए accumulation of material on surface. एक पर्टिकुलर मटेरियल की जो एक्यूमुलेशन होती है सरफेस पर, उसे भी हम ग्रोथ कह सकते हैं. सो इन ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड. ओके, जो यहाँ पर हमने ग्रोथ देखी स्टोन के बारे में, जो वो एक्सटर्नल ग्रोथ थी, और यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ होती है उसे हम क्या कहेंगे?
एक इनसाइडर ग्रोथ है, उसमें एक इनसाइड ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, सो हेंस ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग भी डिफाइन करता है, वो बताता है कि नॉन लिविंग की भी ग्रोथ होती है। सो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि सिर्फ लिविंग ग्रोथ होनी चाहिए, बट दो कैरेक्टर शो करता है इसलिए एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। So conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained. देखिए conditions under which it can be observed, जो condition होती है जिसके अंडर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो उसने एक्सप्लेन करनी चाहिए। एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम्स, अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। देखिए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। सो फर्स्ट हो गया कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है क्या? नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट चलेंगे किसके पास? रिप्रोडक्शन के पास। देखिए रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर क्या बताया है? कैरेक्टरिस्टिक है। आप इस जो एक सेंटेंस है ना, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हो कि देखिए उसमें उन्होंने क्या दिया है, मैं भी कंफ्यूज होता था मेरे टाइम पर। देखिए रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या दिया है? रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक है। उन्होंने यहाँ पर डाला है क्या कि डिफाइनिंग है, ऐसा डाला है क्या? नहीं। सो ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग नहीं है, ये याद रखिए। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन क्या रेफर करता है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी की प्रोडक्शन होना, उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए? उनके पेरेंट्स से ज़्यादा और लेस सिमिलर to those of parents. Invariably, implicitly, we refer to sexual reproduction. Organisms reproduce by asexual means also. Fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spores they produce. देखिए हमें पता है कि फंजाई किस रिप्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल ये स्पोर्स होते हैं, इसे स्पोरेंजियम कहते हैं। ये स्पोर्स फॉर्म करता है। सो ये स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं बहुत सारे बायोटिक और अबायोटिक कंपाउंड्स की वजह से। सो ये मिलियंस ऑफ स्पोर्स रिलीज होते हैं और ये उसको क्या कहते हैं हम, जर्मिनेट होते हैं सॉइल के अंदर और फिर उससे फिर तैयार हो जाते हैं स्पोर्स। सो एक पूरा साइकिल है। सो देखिए दिस प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स। So in lower organisms like yeast and hydra we observe budding। जो lower organisms है yeast और hydra उसमें हम budding देखते हैं। In planaria flatworms we observe true regeneration देखते हैं, that is fragmented organism regenerates the lost part of the body of its body and becomes a new organism। देखिए जो regeneration वाला concept है ना, regeneration वाला concept क्या define करता है? देखिए सॉरी देखिए एक ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने इसे बीच में से कट कर दिया। सो इसमें से क्या फॉर्म होगा देखेंगे, एक मिनट। एक ऐसी हाफ बॉडी फॉर्म होगी, मतलब दो ऐसी हाफ बॉडी फॉर्म होगी, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। ओके, सो ये दो डिफरेंट पार्ट्स है। सो ये जो पार्ट होगा ऊपर वाला, सो ए भी नीचे वाली बॉडी फॉर्म करेगा और ये जो नीचे वाला पार्ट होगा ये भी ऊपर वाली बॉडी फॉर्म करेगा। मतलब एक ऑर्गेनिज्म से कट होने के बाद दो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए। सो इसको रीजनरेशन कहते हैं। सो इसको भी क्या कहते हैं? इट्स अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब एक से दो हो रहे हैं ना, मतलब पेरेंट कांस्टेंट रह रहा है और एक चाइल्ड की रिप्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, so in fungi the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation। जब हम प्लांट किंगडम देखेंगे तो इसके बारे में डिटेल पढ़ाई करेंगे तब। when it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonymous with growth। देखिए हमने ऊपर देखा था कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब दोनों अलग अलग है। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इन केस ऑफ दोनों सेम है इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, सिनोनिमस है, मतलब सेम होते हैं इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, बट इन केस ऑफ हायर बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
देखेंगे आगे. So that is increase in number of cells. We have already defined growth is equivalent to increase in cell number or mass. देखिए हमने देख लिया है. Hence we notice that single cell organisms we are not very clear about the usage of these two terms growth and reproduction. देखिए यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि we are not very clear about the usage of these two terms. कौन सी? Growth and reproduction. Further, there are many organisms which do not reproduce. देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. उनमें क्या है? म्यूल्स, खच्चर, म्यूल्स मतलब खच्चर, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कर्पल्स. ओके देखिए, सो एक्सेप्शन है रिप्रोडक्शन के लिए. सो इसमें इनफर्टाइल ह्यूमन कपल से कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता ह्यूमन कपल्स के बीच. सो जो स्टेराइल वर्कर बीज होती है वो ऐसे ही स्टेराइल होती है, सो वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती. और जो म्यूल्स होते हैं खच्चर, वो जब हम किंगडम एनिमलिया देखेंगे सो उधर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे. मतलब म्यूल्स क्या है, उसमें लाइगर है, बहुत सारी हाइब्रिड्स दी गई है. सो उसके बारे में तब चर्चा करेंगे. ओके. सो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, हेंस रिप्रोडक्शन इज आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखिए सो ये जो एक्सेप्शन है, कौन से एक्सेप्शन है रिप्रोडक्शन के लिए? देखिए म्यूल्स है, स्टेराइल वर्कर बीज है और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये एक्सेप्शन है रिप्रोडक्शन के लिए. सो इसकी वजह से रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता. किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. ऑफ कोर्स no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. और ऐसा कोई नॉन लिविंग मैटर है ही नहीं कि जो रिप्रोड्यूस कर सकता है. सब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. देखिए मतलब रिप्रोडक्शन भी डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है. तो पहली ग्रोथ थी वो भी नहीं है, और सेकंड कौन सी थी? रिप्रोडक्शन. सो वो भी नहीं है. देखेंगे आगे. अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म. देखिए अब मेटाबॉलिज्म है. All living organisms are made up of chemicals. These chemicals, small and big, belonging to various classes, sizes, functions, are constantly being made and changed into some other biomolecules. देखिए जो भी केमिकल्स हमारे बॉडी में तैयार होती रहती है वो कंटिन्यूसली किसी ना किसी नेक्स्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती रहती है, अदर बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती रहती है. सो दिस कन्वर्जेंस आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस. और जो एक कन्वर्जेंस होती है उनको हम केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसा कहते हैं. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside living organisms. बहुत सारी thousands of reaction होती है, be they यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर, उनके अंदर हजारों thousands ऐसी रिएक्शन होती रहती है. All plants, animals, fungi, microbes exhibit metabolism. ओके देखिए all plants, animals, fungi, microbes क्या दिखाते हैं? मेटाबॉलिज्म. अब मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस occurring in our body is metabolism. All the sum of chemical reactions, जो सारी chemical reactions हमारी बॉडी में carried out होती है उन सब को हम मेटाबॉलिज्म ऐसा कहते हैं. नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म. देखिए ये डेफिनेशन हो गई मेटाबॉलिज्म की. नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. So metabolic reactions can be demonstrated outside the body in a cell-free system. In an isolated, metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. Hence, while metabolism is defining feature of living organisms, without exception, isolated metabolic reactions in vitro are not living things, but they surely living reactions. देखिए चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग रिएक्शंस, लिविंग प्रोसेसेस. सो देखिए यहाँ पर क्या दिया है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द, देखिए एक मिनट, डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम. सेल फ्री सिस्टम में हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस. एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, आइसोलेटेड मतलब सेपरेट की हुई मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. ओके जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है जो कि टेस्ट ट्यूब में कैरिड आउट की जाती है. देखिए एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें जो रिएक्शन होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो कैरिड आउट होती है वो लिविंग भी नहीं होती और नॉन लिविंग भी नहीं होती, वो लिविंग रिएक्शन होती है.
वो क्या होती है? लिविंग रिएक्शन होती है, यहाँ पर दिया गया है हमें। सो हेंस ओके, सो इसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म है वो हमें पहली हमारी टर्म मिल गई कि डिफाइनिंग फीचर कौन सा है ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सो फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म। अब आगे देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ओके देखिए, हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। देखेंगे आगे। Perhaps the most obvious technically complicated feature of all living organisms is the ability to sense their surroundings. देखिए, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो क्या है? ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical और biological। जो स्टिमुलाई होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करने का। We sense our environment through our sense organs, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है उसको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट, वाटर हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स एंड पोल्यूटेंट्स। लाइकेंस से म्हणू शकतो आपण, लाइकेन के इसमें हम कह सकते हैं। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, जो सिंपल प्रोकैरियोट्स तो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। सब एनवायरमेंटल क्यूज मतलब स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। Photobreed affect the reproduction in signal breeders, both plants and animals. All organisms handle chemicals entering their bodies. All organisms therefore are aware होते हैं of their surroundings. Human being is the only organism who is aware of himself. देखिए, ऐसे कॉन्शियस तो सारे ऑर्गेनिजम्स है अपने एनवायरनमेंट के बारे में, कॉन्शियस ऑल है, बट सेल्फ कॉन्शियस सिर्फ ह्यूमन है। जैसे कि हम ह्यूमंस बाहर आने से पहले आईने में देख लेते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, बाल कैसे है, पाउडर लगे है कि नहीं। सो इसको हम सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। सेल्फ मतलब खुद के बारे में जागरूक होना, इसको सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं ह्यूमंस। सो वो सिर्फ ह्यूमंस दिखाते हैं, और कॉन्शियस में तो ह्यूमंस है ही, बट सेल्फ कॉन्शियस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है ह्यूमंस की। सो कॉन्शियसनेस देयरफॉर, कॉन्शियसनेस क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ओके देखिए आगे देखते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन लिविंग स्टेट। देखिए, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग्स की तरफ हम आते हैं, जो वो डिफिकल्ट है डिफाइन करना लिविंग स्टेट। क्यों? वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा, जो पेशेंट्स कोमा में होते हैं हॉस्पिटल में, दे आर वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स विच रिप्लेस हार्ट्स एंड लंग्स। वेंटिलेटर कह सकते हैं हम उसको। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेंडेड, वो पेशेंट ब्रेंडेड होता है। द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। ओके, लिविंग और नॉन लिविंग है। ये जो कोमा में गए हुए पेशेंट होते हैं, मतलब लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग? सो इसका सीधा सीधा आंसर है वो लिविंग होते हैं। बट क्यों? देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता, ब्रेन डेड होता है, बट उनके बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो कैरिड आउट हो रही है। सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरिड आउट हो रही है, इसकी वजह से वो लिविंग है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। इन हर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। देखिए, जो फिनोमेना हमें ह्यूमन बॉडी में दिखते हैं वो पर्टिकुलर जो थिंग्स होती है हमारे बॉडी में, उनके इंटरेक्शंस की वजह से अराइज हुई होती है। Properties of tissues are not present in the constituent of cells but arise as a result of interactions among the constituent cells। देखिए, देखिए इसमें सेल्स है, सो ये जो सेल्स है इसमें देखिए, इनके अंदर जो इंट्रैक्शंस होगी, मतलब ए सेल इस सेल से इंट्रैक्शन करेगी। ओके, ए सेल इस सेल से, इससे एक दूसरे से ये सब इंट्रैक्शन करेंगे ना। सो जो इंट्रैक्शंस होंगी, ये इंट्रैक्शन में से जो प्रॉपर्टीज तैयार होगी, ओके, सो वो उस पूरे टिश्यू की प्रॉपर्टी होगी। मतलब वो सिर्फ
एक सेल की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो बहुत सारे जो सेल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो उसकी प्रॉपर्टीज होती है। Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelle but arise as a result of interactions among the molecular components comprising the organelle। देखिए जो सेल होता है उसमें जो सारे ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं वो भी जो कैरेक्टर्स आती है बाहर वो सब उनके जो बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसके वजह से आती है। So these interactions result in emergent properties at a higher level of organization. This phenomenon is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli। देखिए capable है रिस्पॉन्ड करने के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। सो बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देखिए क्या है, बायोलॉजी इज स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी इज स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय स्टेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट नो वराइंग डिग्रीज, बट टू वराइंग डिग्रीज। उनका जो कॉमन जेनेटिक मटेरियल वो है करते हैं, शेयर करते हैं। ओके, सो एक दूसरे से लिंक है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। सो आज हम यहाँ पर रुकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक होगा कौन सा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, हम स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए हम रुकते हैं। सो मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।